हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीसी गुर्जर और स्वागत करता हूं आपका LNIS यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एज यू नो, UPSC IAS मुख्य परीक्षा का जो जनरल स्टडीज का पेपर 4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसका जो लाइव सेशन है उसकी आज तीसरी क्लास है। एंड हाँ, जो सेकंड क्लास थी बेसिक्स ऑफ एथिक्स जो थी अपनी क्लास, वो पिछली क्लास किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से उसको बीच में रोकना पड़ा था। सॉरी फॉर दैट। आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। जुड़ जाइए आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, सिलेबस तो थोड़ा देखा ही था, साथ में हमने डिस्कस किया था वैल्यूज, यानी कि कुछ ऐसे कंसेप्ट देखे थे जो नीति शास्त्र की विधिवत शुरुआत करने से पहले आवश्यक होता है उनकी समझ, जिसमें हमने वैल्यूज को देखा था, मूल्यों को देखा था, वैल्यूज क्या है। फिर हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के प्रकार को देखा था। साथ ही हमने सद्गुण दुर्गुण देखा था कि कैसे सद्गुण डेवलप होते हैं, कैसे दुर्गुण डेवलप होते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिर हमने देखा था कि कर्तव्य क्या है। फिर हम पुरुषार्थ देख रहे थे कि पुरुषार्थ क्या है। प्राचीन भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसमें हमने पुरुषार्थ का अर्थ समझ लिया था, पुरुष के लक्ष्य, और हमने धर्म को डिस्कस कर लिया था। धर्म को हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज धर्म। इसके तहत हमने धर्म का मीनिंग समझ लिया था कि धर्म का आशय स्व कर्तव्य पालन से है, नैतिकता से है, वैल्यूज से है, मूल्यों से है। साथ ही धर्म और जो रिलीजन इज नॉट इक्वल, यानी कि पंथ जो है ना, रिलीजन और धर्म ये अलग अलग है, इनका अंतर भी हमने देखा था। साथ ही हमने जो रिलीजन के जो पंथ होता है उसके जो 2 पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, उन पर भी डिस्कशन किया था। तो धर्म हम समझ चुके हैं लास्ट क्लास में। आज की जो अब जो ये बचा हुआ रिमेनिंग था, रह गया था लास्ट क्लास में टेक्निकल रीजन की वजह से, उसमें हम अर्थ, काम और मोक्ष को देखेंगे। मोक्ष का संदर्भ तो एक्चुअली है इतना आता नहीं है, ये फिलॉसफी का है, बट हम अर्थ काम को देखेंगे और उसके बाद क्लास आगे बढ़ाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो भारतीय प्राचीन परंपरा है ना, उसमें 4 पुरुषार्थ बताए गए, ठीक है। अब इन पुरुषार्थ के साथ, ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इनडायरेक्टली ये मेंशन है। कैसे हैं वो अभी हम बताएंगे, साक्ष्यों के साथ बताएंगे आपको। तो धर्म को हमने समझा। अब 4 पुरुषार्थ के साथ साथ प्राचीन भारतीय परंपरा में 4 आश्रम भी बताए, जिसमें पहला बताया है ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। दूसरा बताया है गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम बताया है, आफ्टर दैट संन्यास। ये 4 आश्रमों की भी बात की गई है भारतीय प्राचीन परंपरा में। अब इनका संदर्भ क्या आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता है, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है एक तरीके से, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले का जो होता है, तो पुरुषार्थ कहते हैं कि उस खंड में, यानी कि बाल्यावस्था में, बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म की शिक्षा कैसे? उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, उसको वैल्यूज के बारे में बताया जाना चाहिए। ये वाला धर्म, इसकी बात की जानी चाहिए, ये उसको पता होना चाहिए धर्म क्या है, इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि सिलेबस में अगर डायरेक्टली देखोगे ना, तो सिलेबस में मेंशन है, एक पॉइंट अभी देखेंगे आगे, कि मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो जो डायरेक्टली जो मेंशन है वो इनडायरेक्टली यहाँ से आ रहा है, यानी कि जो बाल्यावस्था है, जो परिवार की जो भूमिका रहती है मूल्य विकसित करने में, वो इधर है। बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर समस्या कहाँ आ रही है पता है? आप खुद ही बताइए, समझिए। सपोज कीजिए कोई ऐसा समाज हो जिसमें इस पक्ष को तो गौण कर दिया गया है, यानी कि नैतिकता की, धर्म की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ अर्थ को वरीयता दी जाती है और काम को वरीयता दी जाती है। अर्थ का आशय हम बता चुके हैं, इस अर्थ का आशय धन संपदा, पैसा। वहीं काम का आशय है शारीरिक भोग, ठीक है।
अब कोई ऐसा समाज हो जहां इसको प्रमुखता वरीयता दी जा रही हो, सिर्फ अर्थ पे फोकस, यानी कि, और आजकल ना यही हो रहा है, आप अपने आसपास भी देखोगे, येन केन प्रकार, मतलब जैसे तैसे बस धन संपदा इकट्ठी होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। दूसरा, शारीरिक भोग के सारे संसाधन होने चाहिए। अब देखिए, अगर किसी समाज में इसी को वरीयता दी जा रही है, इसको वरीयता दी जा रही है, तो स्वाभाविक है ना, अगर इसको गौण कर दिया, इसको प्राइमरी रखा है, तो उस समाज में भ्रष्टाचार पनपना तय है। अब भ्रष्टाचार के ऐसे तो बहुत बहुत कारण है, बट अगर भ्रष्टाचार पर कभी लिखने को मिले तो पुरुषार्थ में से एक बता सकते हैं कि अगर अर्थ और काम को ज्यादा वरीयता दी जाएगी धर्म के रिलेटिवली, तो वह समाज भ्रष्टाचार होगा, समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त होगा। वही सपोज कीजिए काम को बहुत ज्यादा वरीयता दी जा रही है, तो वहां भी नारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा, महिलाओं के साथ जो आचरण है वो ठीक नहीं होंगे। ये स्वाभाविक है ना, अर्थ को और काम को वरीयता दे रहे हो, इसकी कोई शिक्षा ही नहीं दी गई है, इसका पता ही नहीं है क्या करना है। और आप, और ये जो है ना, जो प्राचीन भारतीय परंपरा में जो पुरुषार्थ बताए गए, इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है ना, वो ये है कि आज भी रेलिवेंट है, ये आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म को समझता है, ठीक है, नैतिकता का पालन करता है, और धर्म के अनुसार ही वो अर्थ का अर्जन करता है, और संयम अनुसार ही वो शारीरिक भोग करता है। यानी कि ब्रह्मचर्य में जो आश्रम है उसमें उसने धर्म की शिक्षा ग्रहण की, उसको पता है नैतिकता मूल्य क्या है। उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो वो अधर्म का सहारा ना लेते हुए अपितु धर्म के सहारे पे अर्थ का भी अर्जन कर रहा है, खूब पैसा भी कमा रहा है, साथ में यहाँ भी संयमित रूप से ये कर रहा है। तो पता है उसके साथ क्या होगा, वह शारीरिक रूप से भी, उसको शारीरिक संतुष्टि भी मिलेगी, साथ ही उसको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। शारीरिक संतुष्टि भी मिलेगी और मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। वहीं अगर मोक्ष की स्थिति पर जाते हैं, इसका संदर्भ फिर अलग हो जाता है, बट अगर इसकी स्थिति पर जाते हैं तो उसको मानसिक संतुष्टि के साथ साथ आध्यात्मिक संतुष्टि भी मिलेगी। ठीक है, अब धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म के अनुसार आप अर्थ का अर्जन कर रहे हो, उससे संयम अनुसार आप शारीरिक भोग कर रहे हो, संयम बरतते हुए, तो आप मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहेंगे और शारीरिक रूप से भी संतुष्ट रहेंगे। बट अगर आप देखिए, इसको अगर कट कर दिया जाता है, यानी कि धर्म वाला जो पार्ट है, यानी कि नैतिकता, स्वयं कर्तव्य पालन, सदाचार, इसको अगर इग्नोर कर दिया जाता है और पूरा फोकस इस पे हो जाता है, तो क्या होगा? भ्रष्टाचार और महिलाओं का उत्पीड़न तो बढ़ेगा ही, वो तो है ही। उसके साथ साथ आप देखिए, मानसिक संतुष्टि मिलेगी नहीं। शारीरिक रूप से संतुष्ट कर सकते हैं ये आपको, बट मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते। अब इसको आप अगर ऐसे देखोगे ना, अपने आसपास ही देखिए, आप अपने आसपास फैमिलीज को, जो भी XYZ आप देख सकते हैं, आप देखोगे कि बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिकली आपको ऐसे लाइफ में मिलेंगे जिनके पास खूब धन संपदा है, यानी खूब पैसा है, ये भी खूब है, शारीरिक भोग के जितने भी संसाधन हो सकते हैं ना, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, इसके भी और इसके भी उपलब्ध है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है, मेंटल पीस है ही नहीं। भटक रहे हैं कि पीस कहाँ मिले। वो पीस क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि सिर्फ इसी पे वरीयता है, इन दो को आप फोकस कर रहे हो। अब और इसको आप ऐसे समझो, बॉलीवुड को ही देख लो। अब जैसे बॉलीवुड में हम देखते हैं जो ही मॉडल है, एक्टर है, एक्ट्रेस, देखते हैं मंच पर आते हैं तो चमकते हुए, दमकते हुए, ऐसे लगते हैं कि यार कितना खुश होगा ये, बहुत ज़्यादा खुश होगा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद सूचना मिलती है कि उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, क्यों? इसकी कमी है ही नहीं, ये खूब है उनके पास भरपूर, धन संपदा की कोई कमी नहीं है, इसकी भी स्थिति लगभग ठीक बनी रहती है, कहीं कोई कमी नहीं आती इसको लेके उनके पास, ये सब है। तो क्या हो रहा है? शारीरिक संतुष्टि मिल रही है बट मेंटल पीस नहीं है, मानसिक संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि ये पक्ष जो है ना, इसको बिल्कुल गौण कर दिया है, इसको ध्यान ही नहीं है, सिर्फ अर्थ और काम पर वरीयता है, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये है पुरुषार्थ। अब ये इनडायरेक्टली अपने को कैसे हेल्प करेंगे एथिक्स में? अभी बताया कि मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, वो सब जो टॉपिक है वो लगभग इसी को रिलेट कर रहा है कि ये शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये तो हो गया पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ के बाद हम देखेंगे
अब जो हमारा सिलेबस है ना, हाँ, अब हमारा जो सिलेबस है उसमें जो एथिक्स है तो वो कोर एथिक्स नहीं है। जो एथिक्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, प्रशासनिक नीति शास्त्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, कोर एथिक्स नहीं है। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है तो और हम एग्जाम की भी प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमको एथिक्स में एंट्री करने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है उसकी स्थिति कहाँ उभर कर सामने आती है। जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, अब प्रशासनिक अधिकारी की स्थिति देखने से पहले हमको स्टेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि राज्य क्या है। और यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ राज्य राजस्थान यूपी एमपी वो वाला राज्य नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब है भारत एक राज्य है, ऐसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक राज्य है, वो वाला। तो राज्य के ना बेसिकली 4 आवश्यक अंग होते हैं, जिसमें पहला है निश्चित भूभाग, यानी कि भारत एक राज्य है क्योंकि इसकी एक डेफिनेट टेरिटरी है। दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है गवर्नमेंट होगी उसकी, और चौथा है संप्रभुता, सॉवरेनिटी होगी। अब भारत, अब इसको ऐसे समझो कि भारत एक राज्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत की एक निश्चित भूभाग है, भारत के पास एक डेफिनेट टेरिटरी है। भारत के पास एक निश्चित भूभाग है, एक डेफिनेट टेरिटरी है कि ये भारत का निश्चित भूभाग है। भारत के पास एक जनसंख्या भी है, भारत के पास सरकार भी है, और भारत के पास सॉवरेनिटी भी है। अब निश्चित भूभाग है ही, जनसंख्या आप सब जानते हैं, पॉपुलेशन, सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं एक्चुअली। पहला होता है विधायिका, फिर होता है कार्यपालिका, और एक होता है न्यायपालिका, तीसरा। अब इनको आप डिटेल में ना पॉलिटी में पढ़ोगे कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। हम यहाँ पर सिर्फ कार्यपालिका को देखेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि हमको एक प्रशासनिक अधिकारी की स्थिति को समझना है, वो कहाँ उसकी स्थिति उभर कर सामने आती है। और चौथा है इसमें संप्रभुता, सॉवरेनिटी। अब संप्रभुता क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है संप्रभुता का, यानी कि जो आंतरिक मामले हैं ना, इंटरनल अफेयर्स है हमारे, सपोज कीजिए भारत के जो इंटरनल अफेयर्स है, जो आंतरिक मामले हैं, जैसे कि J&K के साथ हमको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में हमारी कौन सी पॉलिसी लगेगी, वो जो इंटरनल अफेयर्स है हमारे, उसमें हम सर्वोच्च हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी हैं। वी आर हाईएस्ट अथॉरिटी इन अवर इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक मामलों में, ठीक है। वहीं जो बाह्य मामले हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो बाह्य मामले हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि किस देश के साथ हमको कौन सी संधि करनी है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हमको हस्ताक्षर करने हैं, किस पर हमको नहीं करने हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनमें हम स्वतंत्र हैं। यहाँ हम स्वतंत्र हैं, और जो आंतरिक मामले हैं वहाँ हम सर्वोच्च हैं। ये सॉवरेनिटी है, यानी कि जो राज्य आंतरिक मामलों में सर्वोच्च होगा और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा, वो राज्य का एक ये आवश्यक अंग है। निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ठीक है। सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, न्यायपालिका ये सब डिटेल में पॉलिटी में पढ़ना, यहाँ पर हम सिर्फ कार्यपालिका को देखेंगे। अब कार्यपालिका के भी ना 2 भाग हैं, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, स्थायी, और एक होती है अस्थायी। अब जो स्थायी कार्यपालिका है ना, इसको गैर राजनीतिक कार्यपालिका भी बोलते हैं, गैर राजनीतिक, और इसको राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं। अब जो अस्थायी कार्यपालिका है, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसमें मिनिस्टर्स आते हैं, मंत्री आते हैं। और जो स्थायी कार्यपालिका है, ये अस्थायी क्यों है? क्योंकि हर 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं, बदल जाते हैं। और जो ये गैर राजनीतिक जो है, स्थायी जो है, जिसमें IAS IPS आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जहाँ आता है, ये बदलते नहीं है, इसलिए स्थायी है, ये यही रहते हैं। तो कार्यपालिका के 2 भाग, स्थायी और अस्थायी। तो जो एक प्रशासनिक अधिकारी है उसकी जो भूमिका है ना, वो यहाँ पर आती है, वो स्थायी कार्यपालिका का भाग होता है। तो ये हमने पढ़ लिया राज्य के आवश्यक अंग। अब ये जो अब तक जो पढ़ा है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। क्या पूछा है? हाँ हाँ, कंप्लीट एथिक्स पढ़ाएंगे।
डोंट वरी। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये तो हमारा लास्ट की क्लास का हो गया, जो बच गया था बताया अभी किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से क्लास को बीच में रोकना पड़ा था। अब हम तीसरी क्लास है, हमने बेसिक्स ऑफ एथिक्स देख लिए इससे पहली वाली क्लास में। उससे पिछली क्लास में हमने जो एथिक्स की ओवरऑल क्या भूमिका होती है वो देखा था, सिलेबस डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब आज हम एथिक्स की विधिवत स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक जो है एथिक्स में वो है नीतिशास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, ये तो पढ़ना ही है। मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, ये पढ़ना है। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र के निर्धारक पढ़ने हैं। मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र के परिणाम पढ़ने हैं। नीतिशास्त्र के आयाम पढ़ने, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र पढ़ना है। अब ये रहा, देखो अभी जो डिस्कस कर रहे थे ना, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, वो यही है इनडायरेक्टली कि मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका पढ़ेंगे। वैल्यूज इनकलकेटिंग में जो फैमिली के क्या क्या रोल रहते हैं, और मूल्यों के विकास करने में समाज की क्या भूमिका है ये पढ़ेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं की, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की क्या रोल आता है वो पढ़ेंगे। और जो ये अंत में इसमें है ना कि महान नेताओं के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, ये वाला महान प्रशासक सुधारकों का जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, और महान प्रशासकों का जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, ये वाले जो 3 पॉइंट है ना, ये हम टॉपिक नंबर 5 में पढ़ेंगे। क्योंकि वहां पर ना दिया हुआ है कि विश्व एवं भारत के प्रमुख दार्शनिक एवं विचार, तो इनको भी हम वहीं जोड़ के पढ़ेंगे। पहले टॉपिक में हम बेसिकली ये चीजें पढ़ेंगे यहाँ तक, जिसमें आज हम शुरुआत करते हैं इस वाले से, नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह संबंध। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू। रामजीत सिंह, गरिमा खंडेलवाल, राखी, विवेक, पारितोष, सुजेंद्र प्रताप सिंह, श्वेता, थैंक यू। तो ये पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह संबंध। इसको आज समझते हैं। देखिए, अब नीतिशास्त्र और उसका मानवीय सह संबंध, यानी कि जो एथिक्स है, जो नीतिशास्त्र है, उसका मानव से क्या संबंध है, ये है इस टॉपिक का वो। अब नीतिशास्त्र का मानव से संबंध है, बिल्कुल डेफिनेटली है, क्योंकि हम नीतिशास्त्र में मानव के कर्मों का, मानव के आचरणों का अध्ययन करेंगे। पशुओं का आचरण कैसा होगा, पशुओं का कर्म क्या है, उनका अध्ययन नीतिशास्त्र में नहीं होगा, उसका मानव का क्या आचरण है उसी का अध्ययन होगा। हाँ, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर पशुओं के आचरण की चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन मानव का पशुओं के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए, उस पर चर्चा होगी, मानव के आचरण पर। तो वही, यानी कि नीतिशास्त्र और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्या इंटरकनेक्शन है, क्या इंटरफेस है, क्या अंतर संबंध है, वो समझ रहे हैं। तो इसमें जब नीतिशास्त्र की, जैसे जो पहली क्लास थी हमने उसमें आपको एथिक्स की जो ब्रीफ में डेफिनेशन को समझाया था कि नीतिशास्त्र क्या है। नीतिशास्त्र एक नियामकीय विज्ञान है जिसमें मानव के आचरणों के उचित व अनुचित का अध्ययन किया जाता है, ये सब हमने बताया था आपको। तो अब देखिए, ये ह्यूमन सहसंबंध कैसे है, मानवीय सहसंबंध। नीतिशास्त्र में हम क्या करते हैं, मानव के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मानव के कर्मों का मूल्यांकन। अब इसमें हम नीतिशास्त्र में मानव के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। अब इसका मानव से सहसंबंध कैसे बाहर आएगा, उभर कर सामने आएगा, वो समझते हैं। देखिए, इसमें ना हम समझेंगे सबसे पहले मानव पहले नंबर पर, दूसरा समझेंगे कर्मों को, तीसरा फिर देखेंगे कि मूल्यांकन का क्या संदर्भ निकल के आता है और मूल्यांकन क्यों करते हैं। ये ओवरऑल अगर हम 3 चीजों को समझ लेंगे, मानव के बारे में देखेंगे, कर्मों का देखेंगे, मूल्यांकन का देखेंगे, ये ओवरऑल समझ जाओगे तो नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध जो है वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब बताइए कि नीतिशास्त्र में मानव के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, तो अब ये बताइए क्या हम नीतिशास्त्र में सभी मानवों के कर्मों का मूल्यांकन करेंगे, ऑल ह्यूमन बींग्स? बताइए खुद ही कमेंट करके। उत्तर होगा नहीं, सभी मानवों को नहीं करेंगे। सभी का क्यों नहीं करेंगे? अब सपोज कीजिए कोई
मानसिक रोगी है, साइकेट्रिक इशू है, उसको मंदबुद्धि है, तो या फिर सपोज कीजिए कोई बच्चा है, अब उसको तो ज्ञान ही नहीं है ना मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके कर्मों का कौन सा कर्म उसका उचित है कौन सा अनुचित है उसका मूल्यांकन एथिक्स में नहीं किया जाएगा। यानी कि सभी मानवों के कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो फिर किसका करेंगे? हम मूल्यांकन करेंगे, 1 सेकेंड, हाँ हम मूल्यांकन करेंगे सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, व्यतीत करने वाले सामान्य मानव का। यानी कि नीति शास्त्र में सभी मानवों के कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, बल्कि जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला, क्योंकि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी है मानव, तो जो समाज में जो जीवन व्यतीत करना है और एक सामान्य जो मानव है हम उसके कर्मों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, मानव क्लियर है? सभी मानवों के कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, अपितु सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के कर्मों का मूल्यांकन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए कर्मों का, अब बताइए कि क्या नीति शास्त्र में हम मानव के सभी कर्मों का मूल्यांकन करेंगे? मानव जो भी कर्म कर रहा है अपने डेली रूटीन में या जीवन में, क्या उन सभी कर्मों का मूल्यांकन करेंगे या फिर कुछ का ही करेंगे? तो यहां भी उत्तर है कि सभी कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेंगे। तो किन का करेंगे फिर? अगर सभी कर्मों का मूल्यांकन नहीं कर रहे हो तो किसका करोगे? तो हम इसमें करेंगे मानव के आचरण का, मानव के आचरण का अध्ययन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अब आपको आ रहा होगा कि सर फिर कर्म और आचरण में क्या अंतर है? देखिए इसको ऐसे समझो, आचरण जो है ना, ये आचरण है, छोटे गोले के अंदर आचरण है, ठीक है, और बड़े गोला जो एक खींचा है हमने बनाया है इसके ये कर्म है। इसका क्या मतलब आता है? रीजनिंग में पढ़ते हैं ये सब कि सभी आचरण कर्म है परंतु सभी कर्म आचरण नहीं है। आया नहीं आया? ऐसे समझो, आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, घर पे आराम से शांति से बैठ के खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, रोड पर सड़क पे आराम से नॉर्मल जा रहे हो, चल रहे हो, ये भी क्या है? ये भी तो कर्म है ना। तो क्या इन कर्मों का भी उचित और अनुचित का मूल्यांकन करें? नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो फिर किन का करेंगे? अब आप सड़क पे जा रहे हो, नॉर्मल की बजाय आप जिगजैग चल रहे हो, बाइक ऐसे चला रहे हो या फिर खुद भी ऐसे जिगजैग जा रहे हो। अब आप जिगजैग जा रहे हो तो उसका क्या होगा भाई? डेफिनेट सी बात है, अगर आप जिगजैग जा रहे हो सड़क पे और भी लोग जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट पड़ेगा दूसरों पर। आपका तो होगा ही एक्सीडेंट, वो दूसरे का भी आप करवाओगे। तो यानी कि आचरण क्या है? यानी कि आचरण मानव के वे कर्म हैं जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अब बताइए, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा, जब ऐसे आचरण ऐसे कर्म जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है तो फिर मूल्यांकन की बात आएगी ना, कि भाई जो अगर दूसरों को आप इम्पैक्ट कर रहे हो आपके आचरणों के माध्यम से, तो फिर वहां बात उभर के आएगी कि कौन सा कर्म उचित है कौन सा कर्म अनुचित है। अगर जहां तक जैसे आप खाना खा रहे हो, नहा रहे हो बाथरूम में, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके उन कर्मों का बहुत ज्यादा किसी पे कोई इम्पैक्ट आने वाला है नहीं। बट जहां आपका ऐसा कर्म आ जाता है जिसका इम्पैक्ट दूसरों पर पड़ रहा है, अब वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी करे तो वो आपका आचरण कहलाएगा। अब इसमें दूसरे दूसरे में क्या आएगा? दूसरा जो मैंने बोला कि आचरण मानव के वे कर्म हैं जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है तो वो कर्म ही। तो दूसरे में कौन कौन इंक्लूड होंगे? दूसरे में दूसरे व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर इंपैक्ट आ सकता है, जीव जंतु, पर्यावरण, इन पर अगर आपके आचरण का इंपैक्ट आ रहा है तो फिर वहां ये सवाल निकल के आएगा कि वो फिर कौन सा कर्म जो आप आचरण कर रहे हो। क्योंकि आपने देखा होगा हम यही कहते हैं जनरली कि आप ये कर रहे हो आपका आचरण ठीक नहीं है। तो कर्म और आचरण में डिफरेंस जो है समझ में आया कि जो आचरण है मानव के वे कर्म है जो, बताओ कमेंट करके,
आई एम वेटिंग। ठीक है, यानी कि आचरण मानव के वे कर्म है जिनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर या किसी अन्य पर पड़ेगा, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा वो हम देख चुके हैं। दूसरा हम ये भी देख चुके हैं कि मूल्यांकन क्यों किया जाएगा इसका, क्योंकि जहां बात आ रही है आपके आचरण का किसी अन्य पर प्रभाव आ रहा है, तो फिर कौन सा उचित है और कौन सा अनुचित है ये ऑटोमेटिकली उभर के आ जाएगा। अब देखेंगे फिर मूल्यांकन होता क्या है, ये मूल्यांकन क्या होता है, ये क्यों करते हैं, इधर देखते हैं। ये इसको मिटा लेता हूं, ये आ गया ना। वन सेकेंड, मूल्यांकन क्यों करते हैं। अब मूल्यांकन क्या है बेसिकली पहले तो वो देखो, फिर क्यों करते हैं वो भी देखेंगे। मूल्यांकन है कि जो अभी देखा हमने, जो मानव के आचरण है उसमें कौन सा जो उसका आचरण उचित है और कौन सा आचरण उसका अनुचित है, इसका जो निर्धारण है। मानव के जो आचरण है उनका जो कौन सा आचरण उसका उचित है और कौन सा अनुचित है, इसका जो निर्धारण है वही मूल्यांकन है। अब उचित कर्म कौन से होते हैं, अनुचित कर्म कौन से होते हैं, उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास से आदत बनती है, फिर चरित्र डेवलप होता है, वो नेक्स्ट क्लास, वो सॉरी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। जो बेसिक्स ऑफ एथिक्स हुई थी उसमें यहाँ से आगे का डिस्कस हो चुका है कि कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है और कैसे है। तो मूल्यांकन क्या हुआ, मानव के कर्मों का जो उचित और अनुचित का निर्धारण है वो मूल्यांकन है। अब यहाँ पर फिर बात आती है सामने कि जो ये उचित और अनुचित का निर्धारण हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, उसके लिए देखते हैं। इसके लिए इसको समझो, हम पढ़ रहे हैं नीति शास्त्र। अब शास्त्र जो है ना वो तो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, तो वो तो वही है, वो तो शास्त्र शब्द का तो कोई इसमें रेलिवेंट है नहीं। बट यहाँ पर आप देखोगे ना जो नीति शब्द है, नीति शास्त्र का जो नीति शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, उसका जो मीनिंग है वो है ले जाना या मार्गदर्शन करना। अब इसके यहाँ पर चार संदर्भ निकल के आते हैं कि किसे ले जाना, कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना और क्यों ले जाना। मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं उसका आंसर यहाँ पे आएगा। तो नीति के चार संदर्भ निकल के आते हैं, किसे ले जा रहे हैं हम, मानव के आचरण को, मानव के आचरण को कहाँ ले जाना है, कर्तव्य के पथ पर। फिर लेके कैसे जाओगे, उचित एवं अनुचित के विभेद के ज्ञान के माध्यम से, यानी कि क्या उचित है क्या अनुचित है इसमें मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, क्या अंतर है, वो ज्ञान, उस ज्ञान के माध्यम से कर्तव्य के पथ पर ले जाना है। और ये लेके क्यों जाना है, जिससे सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके और व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित जो है, सामाजिक हित जो है, उनमें सामंजस्य बना रहे। अब पर्सनल इंटरेस्ट जो है ये व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, याद कीजिए फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हितों में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यानी कि नीति का आशय क्या हुआ, किसे ले जा रहे हैं, मानव के आचरण को, कहाँ ले जा रहे हैं, कर्तव्य के पथ पर, कैसे ले जा रहे हैं, उचित व अनुचित के विभेद के ज्ञान के माध्यम से, और क्यों ले जा रहे हैं, जिससे सुखद मानवीय जीवन हो और व्यक्तिगत हित व सामाजिक हितों में सामंजस्य बना रहे। तो नीति का क्या तात्पर्य हुआ फिर, ये यानी कि मानव के आचरण को उचित एवं अनुचित के विभेद के ज्ञान के माध्यम से कर्तव्य पथ पर ले जाना, ताकि व्यक्तिगत हित व सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके तथा सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। ये नीति का तात्पर्य है। तो इसलिए हम नीति शास्त्र में मानव के जो आचरण है उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास का जो था एजेंडा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, आज हमने देखा है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, अगली क्लास में हम देखेंगे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। ठीक है, और आशा करता हूं आज की क्लास मीनिंगफुल रही होगी। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।